किचन के बर्तनों में रखा उबला हुआ मांस, बाल्टी में रखे बॉडी के पार्ट्स और खून से भरा हुआ टब, स्टोव के ऊपर कुकर, कुकर में उबलती हुई हड्डियां। ये नजारा था आकाशदीप की बिल्डिंग कमरा नंबर 704 का, जिसने ताला टूटते ही बेशुमार बदबू के साथ बयां की एक जुर्म की नई कहानी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के ठाणे से। मुंबई की मीरा रोड पर एक सोसाइटी है, गीता आकाशदीप अपार्टमेंट। इसके 7वें माले पर 4 फ्लैट है, 701, 702, 703, 704। 703 में एक सोमेश नाम का लड़का रहता है, जिसकी उम्र 24-25 साल है। 4 जून 2023 की शाम जब वो ऑफिस से घर आता है तो वो अपनी माँ से कहता है कि आप सारा दिन काम में लगी रहती हो, घर पर रहती हो, क्या आपको कोई बदबू नहीं आती? माँ कहती है, कैसी बदबू? तो सोमेश कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई चूहा घर में मर गया हो और अब वो सड़ रहा हो। इस पर सोमेश और उसकी माँ सारे फ्लैट की सफाई करते हैं, लेकिन उन्हें कोई मरा हुआ चूहा नहीं मिलता है और ना ही वो दुर्गंध कम होती है। अगली सुबह जब होती है तो वो दुर्गंध और ज्यादा बढ़ जाती है। सोमेश अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप जाकर के पड़ोसियों को बोल दो कि कहीं उनके घर में तो चूहा नहीं मर गया है, हो सकता है उनके घर में चूहा मरा हो और वही बदबू हमारे घर में आ रही हो। तो इस पर माँ कहती है कि तुम खुद ही चले जाओ, मेरे पास बहुत काम है। सोमेश अपने पड़ोसियों के पास जाता है और इस बदबू के विषय में अपने पड़ोसियों से बात करता है। तो पड़ोसी कहते हैं कि बदबू तो हमें भी कल से आ रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है किस चीज की बदबू है। सोमेश कहता है, आप सभी लोग अपने अपने फ्लैट की सफाई कीजिए, हो सकता है किसी के घर में चूहा मर गया हो। वो भी अपने अपने फ्लैट की सफाई करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने घर में कुछ भी नहीं मिलता है। बदबू धीरे धीरे बढ़ रही थी। सोमेश के दोनों पड़ोसियों से, 701 और 702, इन दोनों पड़ोसियों से अच्छी खासी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने इन दोनों ही पड़ोसियों से कहा था कि अपने घर की सफाई कर ले। उनके घर में जब भी कोई प्रोग्राम होता, कोई फेस्टिवल होता, वो एक दूसरे को अपने घर बुलाते और उनके घर भी जाते थे। मगर इन तीनों फ्लैटों के बीच एक फ्लैट और था, जो था कमरा नंबर 704। इसमें 2 लोग रहते थे, पति और पत्नी। वो कमरे के जितने नजदीक थे, मिलने जुलने में उतने ही दूर थे। ये अपने किसी भी पड़ोसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, बातचीत भी नहीं करते थे और उनके किसी भी फंक्शन में, फेस्टिवल में शामिल भी नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें बुलाया नहीं जाता था, बुलाया जाता था, लेकिन वो लोग जाते ही नहीं थे। अगर किसी ने कुछ पूछ दिया तो हाँ या ना में जवाब भी दे देते थे। अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करते थे। वो दोनों अपना सारा समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। इस बिल्डिंग में आए हुए उन्हें लगभग 3 साल हो चुके थे, लेकिन बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने इन दोनों को देखा हो या फिर इन्हें जानते हों। 5 जून की शाम को सोमेश अपनी माँ से कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं किसी ने इस बिल्डिंग में किसी की हत्या कर दी है, ये बदबू शायद उसी की आ रही है। इस बात को सुनकर सोमेश की माँ सोमेश को डांटती है और कहती है कि टीवी सीरियल देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो मन में आता है वो बोल देते हो। अगली सुबह जब सोमेश ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसे ये बदबू और ज्यादा लगने लगती है। अब सोमेश कमरा नंबर 704 के नजदीक जाता है। दरवाजे पर बेल नहीं है तो वो दरवाजा खटखटाता है। इसी दौरान वो महसूस करता है कि सबसे ज्यादा बदबू कमरा नंबर 704 से ही आ रही है। अब वो कंफर्म हो गया था कि दिक्कत किसी और के फ्लैट में नहीं, बल्कि जो भी दिक्कत है ये कमरा नंबर 704 में ही है। वो 2-4 मिनट वहां पर इंतजार करता है, लेकिन अंदर से किसी की कोई आवाज नहीं आती और ना ही दरवाजा खुलता है। सोमेश फिर से दरवाजा खटखटाता है। अब दरवाजे के अंदर उसे हल्की सी आहट सुनाई देती है। वो उस आहट को ध्यान से सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे अंदर किसी ने स्प्रे मारा हो। स्प्रे मारने के तुरंत बाद ही सोमेश जहां पर खड़ा है वहां बदबू नहीं, अब परफ्यूम की खुशबू आने लगी है। अब सोमेश को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जरूर इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वो दोबारा दरवाजा खटखटाता है। तभी थोड़ी देर बाद एक अधोड़ उम्र का व्यक्ति दरवाजा खोलता है, वो भी थोड़ा सा, और उस थोड़े से खुले हुए दरवाजे से ही सोमेश से बात करता है और कहता है, क्या हुआ? सोमेश कहता है कि अंकल जी, आपके घर में मुझे लगता है चूहा मर गया है, मेरे घर तक बदबू जा रही है, एक बार आप अपना रूम चेक कर लीजिए।
तो वो आदमी कहता है कि मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, शाम को लगभग 10 बजे आऊंगा, तब मैं अपना रूम चेक कर लूंगा। इस पर सोमेश कहता है कि अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन अभी आप अपना रूम चेक कर लीजिए। वो आदमी कहता है अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं जो भी करूंगा शाम को ही करूंगा। और वो गेट लगा लेता है। अब सोमेश को उस आदमी की बातें अजीब लगती हैं। जिस बदबू से सोमेश और उसके पड़ोसी इतने ज्यादा परेशान थे, वो आदमी उसी फ्लैट में रहकर उस बदबू से कैसे अनजान था। इधर सोमेश जब ऑफिस के लिए निकलता है तो देखता है कि वो अधोड़ उम्र का आदमी अपने कमरे से निकलता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा कट्टा है, जिसका अक्सर लोग आटा पिसवाने में प्रयोग करते हैं। उस कट्टे में उसने ढेर सारा सामान भर रखा है। अब सोमेश सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा करता है और अपने पड़ोसियों सहित उस बदबू के विषय में बताता है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड सोसाइटी चेयरमैन और सोसाइटी के सचिव को फोन लगाता है और उन्हें वहां पर बुलाया जाता है। जब वो रूम नंबर 704 के नजदीक पहुंचते हैं तो उन्हें मामला संदिग्ध समझ में आता है। अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और मामले की सारी गंभीरता बताई जाती है। पुलिस कुछ देर में वहां पहुंच जाती है और दरवाजे का ताला तोड़ देती है। रूम नंबर 704 का जैसे ही दरवाजा खुलता है, बेशुमार बदबू का गुबार बाहर निकलता है। कई लोगों को तो उस बदबू से उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद पुलिस अपनी नाक पर रुमाल बांधती है और कमरे के अंदर घुस जाती है। तो वहां हैरत अंगेज मामले उनके सामने आ जाते हैं। बेड पर कुछ ब्लैक पॉलीथिन पड़ी थी और बेड के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक आरी पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस वाला जब किचन का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि 2 बाल्टी और एक टब रखा हुआ है, उसमें मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। एक स्टोव है, स्टोव के ऊपर एक कुकर रखा हुआ है और उस कुकर में उबली हुई हड्डियां हैं। सिंक है, सिंक में भी हड्डियां पड़ी हुई हैं। एक तवा है, तवे के ऊपर कुछ मांस भुना गया है और उस तवे पर 2 चम्मचे रखे हुए हैं, उन चम्मचों पर भी भुना हुआ मांस लगा है। अब सवाल ये था कि इतना सारा मांस यहाँ पर जो इकट्ठा है वो है किसका। जब पुलिस वाले उन मांस के टुकड़ों को गहराई से देखते हैं तो उन्हें टब के मांस में एक पैर समझ में आता है, जो कि इंसान का था। अब ये कंफर्म हो गया था कि जो मांस के टुकड़े यहाँ आसपास दिखाई दे रहे हैं वो किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी इंसान के थे। अब सवाल ये था कि अगर ये किसी इंसान के थे तो वो पुरुष है या महिला। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस एक बार फिर से गहराई से सारे फ्लैट की छानबीन करती है और उस छानबीन के दौरान उन्हें एक लंबी सी चोटी मिलती है, जिसको देखते ही अंदाजा लग जाता है कि ये चोटी किसी महिला की है। अब पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा वहां की सारी चीजों को जांच के लिए ले लिया जाता है। अब पुलिस और गीता आकाशदीप की बिल्डिंग के सभी लोग इंतजार कर रहे थे उस आदमी के आने का, जो इस रूम नंबर 704 में रह रहा था। अब शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं। वो आदमी बिल्डिंग के अंदर आता है और अपने रूम पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। तभी उसे लगता है कि ऊपर से कुछ आवाजें आ रही हैं। वो समझ जाता है कि बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और ऊपर से आवाजें आ रही हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ उसके रूम में हुई है। इसलिए वो वहां से तुरंत भागना चाहता है, लेकिन भाग नहीं पाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और अपनी कस्टडी में ले लेती है। पूछताछ के दौरान वो बताता है कि उसका नाम मनोज रमेश साने है, उम्र 56 साल है और जिस महिला का ये शव है, शव के टुकड़े हैं, उस महिला का नाम सरस्वती वैद है, उम्र 32 साल है। मैं बोरीवाला में एक राशन की दुकान पर काम करता था। 29 मई को उस राशन की दुकान का लाइसेंस खत्म हो गया था, तभी से मैं बेरोजगार हूँ। इस बात से सरस्वती बहुत परेशान थी और आमदनी को लेकर मुझसे झगड़ती रहती थी। 3 जून को शाम जब मैं घर आया तो मैंने देखा फर्श पर सरस्वती का शव पड़ा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मैंने सरस्वती को नहीं मारा, उसने आत्महत्या की है। इस पर पुलिस पूछती है कि अगर तुमने सरस्वती को नहीं मारा तो फिर तुमने ये बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स क्यों किए हैं। तो मनोज साने बताता है कि सरस्वती की बॉडी देखने के बाद वो डर गया। उसे ऐसा लगा कि ये आत्महत्या कहीं हत्या ना बन जाए और पुलिस
उसे गिरफ्तार न कर ले। ये सब उसके दिमाग में चल ही रहा था, तभी उसे दिल्ली के श्रद्धा आफ्ताब का केस याद आता है और वो तय कर लेता है कि अब वो इस बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स करेगा और इस बॉडी को यहाँ से खत्म कर देगा। इसलिए वो बाजार जाता है और लगभग 4,000 रुपए की इलेक्ट्रॉनिक आरी जिसमें एक चैन लगा हुआ है वो खरीद कर लाता है और बनाए गए प्लान के मुताबिक वो उसे बाथरूम में लेकर जाता है और वहीं पर उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है। इस शव में बदबू न आने लगे इसलिए वो इस शव को कुकर में उबालता भी है, लेकिन इतने सारे पीसेस को वो नहीं उबाल सकता था, इसलिए कुछ पीसेस को उसने एसिड में डाल दिया। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।